YouTube पर अपलोड की जाने वाली ज्यादातर सामग्री हल्की फुल्की और देखने में मजेदार होती है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का एक अंधेरा पक्ष भी है जिसे बहुत से लोग कभी अनुभव नहीं करते। चाहे वह केवल व्यूज पाने के लिए बनाई गई नकली सामग्री हो या मशहूर यूट्यूबर्स के बीच झगड़े, ऐसा लगता है कि किसी भी समय कम से कम एक YouTube ड्रामा के बारे में बात जरूर हो रही होती है। नंबर 10। कहा जाता है कि 2019 में अमेरिकी यूट्यूबर और मेकअप आर्टिस्ट टाटी वेस्टब्रुक द्वारा YouTube पर अपलोड किया गया एक वीडियो ने इंटरनेट संस्कृति की प्रकृति को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि इस राय पर काफी बहस भी हुई है। उस समय वेस्टब्रुक एक अन्य ब्यूटी इन्फ्लुएंसर जेम्स चार्ल्स के साथ झगड़े में थी, जबकि पहले दोनों अच्छे दोस्त थे। लेकिन चार्ल्स ने फिर कुछ ऐसा किया जो ब्यूटी की दुनिया में शायद ही स्वीकार्य हो, और उन्होंने वेस्टब्रुक की एक प्रतियोगी की हेयर विटामिन्स की लाइन को प्रमोट करना शुरू कर दिया, और वो इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। वीडियो बाय सिस्टर में वेस्टब्रुक ने बताया कि उन्होंने चार्ल्स को इस मुद्दे पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर जवाब तलब किया, और चार्ल्स ने कहा कि प्रमोशनल प्रयासों के लिए उन्हें पैसे नहीं मिले। उस साल उन्हें कोचेला के आर्टिस्ट पास मिले। इस टकराव के बाद जेम्स ने अपने और वेस्टब्रुक के बीच के ड्रामा के बारे में YouTube ड्रामा चैनलों से बात करना शुरू कर दिया, और इसलिए वेस्टब्रुक ने इसका जवाब देने के लिए अपना वीडियो बनाने का फैसला किया। जहां बालों के विटामिन का मुद्दा ज्यादातर दर्शकों को इतना बड़ा नहीं लगा जो सिर्फ मनोरंजन के लिए इस ड्रामा को फॉलो कर रहे थे, वहीं वेस्टब्रुक ने इसके बाद कुछ गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए, और कई लोगों ने सोचा कि जब तक दोनों के बीच झगड़ा शुरू नहीं हुआ तब तक उन्होंने इनमें से किसी बात का जिक्र क्यों नहीं किया था। उन्होंने कहा कि चार्ल्स यूट्यूबर के तौर पर मिली अपनी शोहरत का इस्तेमाल पुरुषों पर दबाव डालकर उनसे अपनी मर्जी के काम करवाने में करते थे। जेम्स ने तुरंत पलटवार कर टाटी नाम से वीडियो अपलोड किया, लेकिन दर्शकों ने उन्हें तुरंत घेर लिया और कहा कि यह दिखावटी लग रहा था। इसके बाद उन्होंने वीडियो डिलीट कर नो मोर लाइज नाम से नया वीडियो डाला। इसमें उन्होंने कहा कि वेस्टब्रुक के आरोपों ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, और उन्होंने उससे छिपाकर बालों की देखभाल की विटामिन्स को प्रमोट करने के लिए माफी मांगी, जिससे यह साबित हो गया कि उसकी शंकाएं शुरू से ही सही थीं। लेकिन उन्होंने किसी को मजबूर करने से इनकार किया और यह भी जोड़ा कि वह कभी भी किसी का इस तरह से फायदा नहीं उठाएंगे। इसके बाद कई यूट्यूबर्स ने पक्ष चुनकर खुद को इस ड्रामा में शामिल किया। गैब्रियल जमोरा ने कहा कि वेस्टब्रुक की हरकतें गलत थी, क्योंकि हर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर को अपनी पसंद के ब्रांड को प्रमोट करने का हक है। उन्होंने कहा कि चार्ल्स को पहले ही बताना चाहिए था कि वो प्रतियोगी का प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, लेकिन उन्होंने जमोरा से कभी नहीं मिले और ना ही उनसे या उनके चैनल से कोई समस्या रही है। उन्होंने बताया कि चार्ल्स और उन्होंने कई बार उस हेयर प्रोडक्ट पर चर्चा की थी और दोनों को वो पसंद नहीं था, इसलिए जब चार्ल्स ने अचानक उसे प्रमोट किया तो ये चौंकाने वाला था। लेकिन चोट पर नमक छिड़कने के लिए उन्होंने फिर जेम्स पर आरोप लगाया कि वह उन पुरुषों को धमकाते और बर्बाद कर देते हैं जो उनकी तरफदारी में जवाब नहीं देते, और यह भी कहा कि कोचेला के बारे में उनकी बातें सच नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी इतनी महंगी पासेस यूं ही नहीं दे देती। उन्हें यकीन हो गया कि सब पहले से प्लान था, और चार्ल्स ने कोचेला की कहानी इसलिए बनाई क्योंकि उसे टकराव का अंदाजा था। इस घटना के बाद जेम्स ने लाखों सब्सक्राइबर खोए और माना कि उन्हें सीखना है किन पुरुषों से बात करनी चाहिए और किन्हें अनदेखा करना चाहिए। नंबर 9। YouTube पर रोजाना अपलोड होने वाली सामग्री में झूठे वीडियो बड़ी संख्या में होते हैं, और इसका कारण समझना आसान है। लोगों को दूसरों की प्रैंक वीडियोस देखना पसंद है, और जब तक ये मजेदार व हानि रहित हों, ऐसे वीडियो लाखों व्यूज पा लेते हैं। लेकिन YouTube के एक हिस्से के यूजर्स का मानना था कि इनमें से लगभग सभी वीडियो नकली होते हैं और इन्हें सिर्फ व्यूज पाने के लिए अपलोड किया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि 2016 में ये बात सच साबित हो गई, जब YouTube के सबसे बड़े प्रैंकस्टर्स में से एक ने खुद माना कि उसने अपनी लगभग सारी फुटेज फर्जी बनाई थी। जिस यूट्यूबर की बात हो रही है उसका नाम यूसुफ एरिकात है, जिसे उसके YouTube चैनल फूस सीट्यूब के नाम से ज्यादा जाना जाता है। उसने 2014 में चैनल बनाया और मिडिल ईस्ट में पले बड़े होने पर मजाकिया स्किट्स डालने शुरू किए, लेकिन जल्द ही उसने प्रैंक वीडियो अपलोड करने शुरू कर दिए और थोड़े ही समय में लाखों फॉलोअर्स हासिल कर लिए। जल्द ही वह प्लेटफॉर्म पर सबसे लोकप्रिय प्रैंक चैनल बन गया। उसकी कई वीडियो को 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, उसने जल्द ही बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया
और अपनी कुछ वीडियो में वह अपनी खरीदी हुई कुछ महंगी चीजें भी दिखाता था। उसने मोटिवेशनल व्लॉग्स डालने शुरू किए और ऐसा लग रहा था कि वह सही रास्ते पर है। 2016 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर हुआ जिसमें फूसीट्यूब और राइस गम की शारीरिक लड़ाई दिखी। सबको हैरान करते हुए राइस गम ने अचानक फूसीट्यूब पर हमला किया और कैमरा गिर गया, जबकि लोग वहां से भागते हुए दिखे। कई यूट्यूब ड्रामा चैनलों ने इस वीडियो को कवर करना शुरू कर दिया। यह अटकलें लगाई कि दोनों यूट्यूबर किसी झगड़े में उलझे हुए थे और इस लड़ाई को समझाने के लिए कई थ्योरीज सामने रखी गईं। जब अटकलें चरम पर थी तो दोनों ने घोषणा की कि यह सब एक धोखा था, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि ड्रामा चैनलों को कितनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, चाहे हालात कितने भी असंभव क्यों न लगे। जैसा उम्मीद थी, ड्रामा चैनल मालिकों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने पलटवार किया, लेकिन दोनों यूट्यूबर ने अपनी बात अच्छे से साबित कर दी। जल्द ही पता चला कि फूस यूट्यूब के वीडियो नकली थे, जिससे कई लोग उसके और ऐसे चैनलों से निराश होकर अनसब्सक्राइब करने लगे। दुर्भाग्यवश इससे प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अविश्वास पैदा हो गया है, क्योंकि अब लोग नहीं जान पाते कि कौन सी प्रैंक्स असली हैं और कौन सी सिर्फ व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए बनाई गई हैं। नकली वीडियो बनाने की बात सैम पेपर, जोई सैलार्ड्स और माइक मार्टिन ने कबूल की थी। नंबर 8। हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका सपना इन्फ्लुएंसर बनना है। ये अक्सर उन तस्वीरों की वजह से होता है जो ये इन्फ्लुएंसर अपनी शानदार जीवन शैली दिखाते हुए साझा करते हैं और इसके लिए पैसे भी कमाते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसा बहुत कम ही होता है और कई इन्फ्लुएंसर ऐसी फोटो और वीडियो अपलोड करते हैं जिन्हें या तो बहुत ज़्यादा एडिट किया गया होता है या फिर इस तरह से शूट किया गया होता है कि दर्शकों को लगे कि उनके पास बहुत पैसा और महंगी चीज़ें हैं, जैसे गहने, गाड़ियाँ, कपड़े और घर। ये कई सालों से हो रहा है। फिर भी कई लोग मानते हैं कि इन्फ्लुएंसर बनना आसान है और इसमें अच्छी कमाई होती है। यूट्यूबर गैबी हन्ना शायद इस धोखे से परेशान थीं। 2019 में उन्होंने इस पर कुछ करने का निर्णय लिया। ये अच्छी तरह से जाना जाता था कि उन्हें कोचेला फेस्टिवल पसंद नहीं था। इसी वजह से उनके कई फॉलोअर्स हैरान रह गए जब उन्होंने खुद की एक फ़ोटो अपलोड की जिसमें वो इस इवेंट में शामिल हो रही थीं। फिर उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो डालकर स्वीकार किया कि फ़ोटो फर्जी थी और इसे इन्फ्लुएंसर्स की झूठी ज़िंदगी के बारे में जागरूकता के लिए बनाया था। कई लोगों को एहसास हुआ कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्टार्स असल में आम लोग हैं जो सिर्फ सफलता का भ्रम बना रहे थे। ऐसे कंटेंट के उदाहरण जे अल्वारेज और एलेक्सिस रेन हैं, जो दुनिया भर घूमकर अपने ट्रैवल व्लॉग्स व शानदार जीवन शैली के लिए मशहूर है। बाद में पता चला कि उनकी अधिकतर सामग्री प्रायोजित थी और वीडियो, फोटो स्वाभाविक दिखने के लिए बनाए गए थे, जबकि असलियत अलग थी। ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर सुसान म्यूटसी का भंडाफोड़ तब हुआ जब उन्होंने हजारों नकली फॉलोअर्स खरीदे। पता चला कि उनके पास उतने पैसे नहीं थे। वो सिर्फ अमीर बनने का दिखावा कर मशहूर ब्रांड्स की डील्स चाहती थी। अर्जेंटीना के क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर फर्नांडो पेरेज अलगाबा ने सैकड़ों हजार फॉलोअर्स जुटाए जो मानते थे कि वो अमीर है और आलीशान अंदाज में एक देश से दूसरे देश घूमते रहते हैं। बाद में यह सामने आया कि वह भारी कर्ज में थे, क्योंकि अपनी जीवन शैली का दिखावा करने के लिए उन्होंने लगभग सारा पैसा उधार लिया था और असल में वो ऐसी आर्थिक परेशानी में फंसे थे जिससे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल था। बेल गिब्सन, ऑस्ट्रेलिया की वेलनेस इन्फ्लुएंसर, तब चर्चा में आई जब उन्होंने दावा किया कि प्राकृतिक इलाज और सही खानपान से उन्होंने ब्रेन कैंसर ठीक किया। इस तरह के सबसे बुरे मामलों में से एक में यह सामने आया कि बेल गिब्सन को कभी कैंसर था ही नहीं और उन्होंने सिर्फ इसलिए खुद को लाइलाज बीमार बताया ताकि उन्हें ज्यादा फॉलोअर्स मिले और वह बहुत सारा पैसा कमा सके। नंबर 7। कुछ सब्सक्राइबर अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स की निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, जैसे हाइडी ओफेरल और जैरेड नाभानबाउर के मामले में, जिन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल बनाए थे। जैरेड, जो प्रो जैरेड के नाम से मशहूर हुए, ने अपने 1 मिनट के वीडियो गेम रिव्यूज की वजह से हजारों सब्सक्राइबर हासिल किए, जिन्हें उन्होंने सितंबर 2017 में प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना शुरू किया था। 2019 तक उनके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए
फिर उन्होंने लंबे वीडियो बनाने शुरू किए। इनमें टॉप 10 लिस्ट थी और दूसरे चैनल पर उन्होंने अपने गेम खेलने की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। जहां तक ओफेरेल की बात है, वो एक प्रो गेमर हैं, लेकिन वो अपने कॉस्प्ले पोस्ट के लिए ज्यादा जानी जाती हैं। हालांकि उन्होंने ट्विच पर भी बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली है, जहां उनके फॉलोअर्स उन्हें उनके पसंदीदा वीडियो गेम्स खेलते हुए देख सकते हैं। कुछ स्रोतों के मुताबिक नाभन बावर ने 2018 में कॉस्प्लेयर हॉली कॉनराड के साथ अपनी पत्नी हैदी और कॉनराड के पति रॉस ओ डोनोवन की अनुमति से रिश्ता शुरू किया, लेकिन यह गलत साबित हुआ। जल्द ही ओ फेरल ने अपनी सहमति वापस ले ली और धमकी दी कि अगर नाभन बावर और कॉनराड एक दूसरे से मिलना बंद नहीं करते तो वह तलाक के लिए अर्जी देंगी। आखिरकार ओडोनोवन ने घर छोड़ दिया और कॉनराड के साथ अपने रिश्ते का समर्थन किया। फिर 7 मई 2019 को ओफेरेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया कि उन्होंने पता लगाया है कि कॉनराड और नाभन बावर अब भी एक दूसरे से मिल रहे हैं और वे महीनों से ऐसा कर रहे थे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि नाभन बावर ने रिश्ते में आई समस्याओं का सारा दोष सिर्फ उन पर डालने की कोशिश की और अपने दोस्तों से यह झूठ बोला कि वह किसी और महिला के साथ संबंध में है। इसके अलावा इस मुद्दे पर बात करते समय नाभन बाव रक्षात्मक और गुस्से में हो गए और बोले कि शादी की समस्या उन्हीं में है। नाभन बावर ने पोस्ट किया कि वो और ओ फेरल तलाक ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने और जानकारी साझा करने से इनकार किया क्योंकि निजता उनकी प्राथमिकता है। समस्या सिर्फ इतनी थी कि नाभन बावर ने यह पोस्ट बनाने से पहले ही ओ फेरल को ब्लॉक कर दिया था और ओ फेरल ने पलटवार करते हुए दोहराया कि नाभन बावर महीनों से उनके साथ धोखा कर रहे थे और ये भी जोड़ा कि वो इस मुद्दे पर उनकी ताज़ा घोषणा नहीं देख पाएंगी क्योंकि नाभन बावर ने उन्हें वो सामग्री देखने से ब्लॉक कर दिया है। फिर कई संदेशों में ओ फेरल ने नाभन बावर पर चालाकी, दुर्व्यवहार और बेवफाई के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि उन्हें ये अफेयर नाभन बावर के पुराने मोबाइल में देखने पर पता चला। इस दौरान उन्हें नाभन बावर और कॉनराड के बीच अनुचित बातचीत मिली और फिर उन्होंने सीधे कॉनराड को संबोधित करते हुए कहा कि अगर वह ऐसे पुरुषों को डेट करना शुरू कर दे जो पहले से शादीशुदा न हों तो शायद वह खुद को लेकर कम असुरक्षित महसूस करेंगी। ओ फेरल ने कुछ ही दिनों में सैकड़ों अपडेट पोस्ट किए, जबकि नाभन बावर और कॉनराड चुप रहे। जब नाभन बावर ने आखिरकार इस मुद्दे पर खुलकर एक लंबा संदेश पोस्ट किया तो ये सामने आया कि ओफेरल की भी शादी के दौरान लंबे समय से एक बॉयफ्रेंड था। उन्होंने कहा कि मूल पोस्ट में इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि ये स्थिति से जुड़ा नहीं लगा। इससे उनके और नाभन बावर के कई फॉलोअर्स नाराज हुए। उसके बाद इस जोड़े ने तलाक ले लिया है और अब वे अलग अलग कई प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट बनाना जारी रखते हैं। नंबर 6, मजाक और फर्जी कारनामे तब तक ठीक हैं जब तक उनकी सीमा समझी जाए। ऐसा ही मामला यूट्यूबर IMJ स्टेशन के साथ हुआ। इस चैनल के मालिक कन्नड़ाई यूट्यूबर जेसन एथियर है, जो अपनी अनोखी स्टंट वीडियो के लिए मशहूर हुए। उन्होंने 3 बजे का चैलेंज वीडियो पोस्ट किया जिसमें यूट्यूबर्स खुद को 3 बजे डरावनी गतिविधियां करते फिल्माते थे, जिसे पौराणिक कथाओं में चुड़ैल की घड़ी के नाम से जाना जाता है। ये ट्रेंड ज़्यादा समय तक नहीं चला क्योंकि इनमें से कई चैलेंज या तो बहुत साधारण थे या फिर आपराधिक गतिविधियों की सीमा तक पहुंच जाते थे और ज़्यादा समय नहीं बीता कि दर्शक अलग अलग चैनलों द्वारा बार बार एक ही तरह की सामग्री अपलोड किए जाने से ऊब गए। 2020 तक में जे स्टेशन के लगभग 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और ये साफ था कि इतनी बड़ी फॉलोइंग आकर्षित करने के लिए वो कुछ सही कर रहा था। लेकिन उस साल जनवरी में उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे लेकर उसे बाद में पछताना पड़ा क्योंकि इससे यूट्यूब कम्युनिटी में गुस्सा फैल गया और उस पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे। वो पहले ही कुछ विवाद खड़ा कर चुका था जब उसने खुद के वीडियो पोस्ट किए जिसमें वो ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करके उन मशहूर हस्तियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था जो गुजर चुकी थी। लोगों को यह अपमानजनक लगा क्योंकि उन्हें लगा एथियर यह सिर्फ सब्सक्राइबर और पैसे के लिए कर रहा था। लेकिन फिर उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और एक ऐसी हद पार कर दी जिससे न सिर्फ विवाद हुआ बल्कि बहुत सारे लोग नाराज भी हो गए। 21 जनवरी को एथियर ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्सिया का निधन हो गया। यह घोषणा एक वीडियो के जरिए की गई थी जिसे उसके चैनल पर अपलोड किया गया था और उसने दावा किया कि एलेक्सिया को एक नशे में धुत ड्राइवर ने टक्कर मार दी थी। जल्द ही सब्सक्राइबर्स को शक हुआ क्योंकि वीडियो मोनेटाइज था और उसने दर्शकों से ड्रीम टीम चैनल को एलेक्सिया के सम्मान में
सब्सक्राइब करने को कहा। उसने बताया कि एलेक्सिया का सपना था 1 मिलियन सब्सक्राइबर पाने का और उसकी मौत के वक्त वे लक्ष्य के करीब थे। उसने फिर कहा कि उसने एलेक्सिया के माता पिता से बात की है और वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि एथियर को वे वीडियो जो उन्होंने पहले ही शूट कर लिए थे उनके चैनल पर पोस्ट कर देने चाहिए। कुछ सब्सक्राइबरों ने पुलिस रिकॉर्ड देखे लेकिन हादसे का रिकॉर्ड नहीं मिला और चूंकि उसके सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए गए थे इसलिए उससे संपर्क नहीं किया जा सकता था और बहुत से लोग धोखा खा गए। दूसरे वीडियो में एथियर को उस स्मारक स्थल पर जाते हुए देखा जा सकता था जो एलेक्सिया के लिए बनाया गया था और उस फुटेज में वो उसे अलविदा कहती है। और अगली बार उसने एक और 3 बजे का वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने एक ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करके उससे संपर्क करने की कोशिश की। 26 जनवरी को उसने एलेक्सिया मोरानो उसके बारे में सच्चाई वीडियो पोस्ट किया और बताया कि यह धोखा था जिसमें वह शुरू से शामिल थी, जिससे सब्सक्राइबर्स के शक सही साबित हुए। बाद में एलेक्सिया ने कहा कि वह इस मजाक में शामिल नहीं थी और उसी वीडियो में एथियर ने दावा किया कि एलेक्सिया ने उसे आधी रात को छोड़ दिया था और उसने ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया था कि वो उसके साथ दुर्व्यवहार करता था जिसे उसने नकार दिया। वह पहले ही उसके माता पिता के साथ वीडियो की वजह से परेशानी में पड़ चुका था और ऐसा लगता था कि वह एथियर और उसकी वीडियो से अब और कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। एथियर को हिरासत में लेकर हमला और हथियार से हमला करने का आरोप लगा, लेकिन दोनों जल्दी ही फिर से साथ आ गए और मामला कभी अदालत में नहीं गया। नंबर 5, 2023 तक आदिम निर्माण वाले चैनल की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। दर्शक इस बात से हैरान रह गए कि कोई व्यक्ति बिना किसी आधुनिक उपकरण या औजार के सिर्फ प्राचीन निर्माण तकनीकों का इस्तेमाल करके घर, स्विमिंग पूल या यहाँ तक कि वाटर स्लाइड्स भी बना सकता है। कुछ चैनल असली थे, लेकिन जल्दी ही लोगों को शक हुआ कि ज्यादातर चैनल धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन्होंने इन वीडियो को गौर से देखना शुरू किया ताकि बिल्डरों की असलियत उजागर हो सके। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी नामक चैनल पर तब शक हुआ जब उसका नाम बार बार प्राचीन निर्माण फोरम्स में दिखा। इसके 10 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर थे और ये जॉन प्लांट का ऑस्ट्रेलियाई चैनल था। वीडियो में निर्माण के दौरान जंगल की आवाजें आती थी जिन्हें कई लोगों ने आरामदायक बताया। इनमें नरेशन नहीं था, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाती थी जिससे लोग इन्हें असली मानते थे। कुछ लोगों ने प्लांट को पहचान कर कहा कि उनका काम पूरी तरह असली है। कुछ लोग शुरू से ही शक में थे, लेकिन वो खास चैनल आज भी इस तरह के वीडियो के लिए एक बेंचमार्क माना जाता है। जैसा उम्मीद थी, जल्द ही प्लेटफॉर्म पर नकलची चैनल्स आ गए और साफ हो गया कि वे अपने निर्माण को लेकर ईमानदार नहीं हैं। सबसे ज्यादा खुल्लम खुल्ला नकल प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी आइडिया चैनल ने की, जिसने प्लांट चैनल के नाम में सिर्फ आइडिया जोड़ दिया। इस चैनल के एक वीडियो बिल्डिंग अंडरग्राउंड वाटर मेज क्रोकोडाइल टू द सीक्रेट अंडरग्राउंड हाउस एंड स्विमिंग पूल ने जल्दी ही शक पैदा किया और दर्शकों ने वीडियो ध्यान से देखना शुरू किया। कैमरा कट्स में काफ़ी अंतर था और वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि यकीन करना मुश्किल था। उन्होंने कहा था कि इस प्रोजेक्ट को 100 दिन लगे, जबकि असल में बड़ी टीम ने इसे 10 दिनों में पूरा कर दिया। इसके लिए उन्होंने भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया और फिल्मिंग में शामिल एक कैमरामैन ने बाद में पुष्टि की कि चैनल के पास पर्दे के पीछे काम करने वाली एक टीम भी है जिसमें अभिनेता और आर्किटेक्ट शामिल हैं। ड्रोन फुटेज में दिखा कि बड़ी टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिससे साफ हुआ कि केवल 3 लोगों द्वारा प्रोजेक्ट पूरा करने का दावा झूठा था। षड्यंत्र सिद्धांत सच साबित हो गया था और आज लोग इन वीडियो को देखते समय कहीं ज़्यादा सतर्क रहते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि कई लोग वो होने का दावा करते हैं जो वे असल में नहीं हैं। नंबर 4, गैरी ग्रूमुग्लिया ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे हाइपरबोरियन नॉलेज चैनल के विचारों और गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। वह दावा करते हैं कि यह चैनल जिस तरह की सामग्री अपलोड करता है उसकी वजह से काफ़ी चिंता पैदा कर रहा है और अब वह सोचने लगे हैं कि कहीं यह सब किसी पंथ द्वारा तो नहीं किया जा रहा है। संदर्भ के लिए
हाइपरबोरियन शब्द का मोटे तौर पर अर्थ है उत्तर की हवा से परे। ये पृथ्वी के अत्यंत ठंडे उत्तरी हिस्से और एक पौराणिक जाति से संबंधित है जो ग्रीक मिथक के अनुसार बहुत पहले उत्तर में कहीं स्वर्ग में निवास करती थी। अपने वीडियो में गुरुमुगलिया कहते हैं कि हम में से अधिकांश लोग कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर जानते हैं और फिर वह इसकी व्याख्या करते हैं। संबंधित चैनल ऐसा दावा करता है कि फैंटेसी फिक्शन किसी तरह आनुवांशिक स्मृति का प्रमाण है और फैंटेसी उपन्यासों में पाई जाने वाली सभ्यता वास्तव में इतिहास में किसी समय अस्तित्व में थी। चैनल के अनुसार वह सभ्यता अज्ञात कारणों से नष्ट हो गई और इससे आधुनिक समाज का पतन हुआ क्योंकि हाइपरबोरियन ज्ञान खो गया था। यह भी दावा करता है कि पौराणिक शहर अटलांटिस आज भी मौजूद है और ऐसी कई अन्य सभ्यताएं कभी अस्तित्व में थीं, लेकिन इन लोगों का ज्ञान समय के साथ खो गया। हाइपरबोरियन ज्ञान के अनुसार अटलांटिस एक बाढ़ से नष्ट हुआ था, लेकिन कुछ निवासी बच गए। इसके बाद वे दुनिया के अन्य हिस्सों में गए, कुछ मेसोपोटामिया में बस गए। जो लोग भ्रष्ट हो गए थे वे जादूगर राजा बन गए, जिससे डार्क सन और शुद्धिकरण युद्ध हुए। वो ये भी दावा करता है कि ऑर्क्स और गॉब्लिन्स मौजूद थे, लेकिन ये जोड़ता है कि किसी समय उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। गुरुमुगलिया ने पहली विसंगति देखी कि कथावाचक ने सभ्यता को टायरियन क्षेत्र में बताया, जिसे वह किसी नक्शे पर नहीं ढूंढ सका, हालांकि यह डंजन्स एंड ड्रैगन्स अभियानों में मिलता है। गुरुमुगलिया का मानना है कि कथावाचक असल में जॉर्डन के ऐतिहासिक शहर टायर का जिक्र कर रहा था, जो मध्य पूर्व की विपरीत दिशा में है। वीडियो दावा करता है कि क्षेत्र मौसम जादू के कारण रेगिस्तान बन गया और तापमान अचानक बढ़ गया। कहा जाता है कि सांप जादूगर राजा मेसोपोटामिया के कुछ क्षेत्रों पर शासन करते थे और वहां के लोग अधिक शक्ति के लिए आपस में लड़ने लगे। इसका परिणाम गुलामी, आपसी लड़ाई, प्यास और भुखमरी के रूप में हुआ। राजाओं ने अधिकतर लोगों को अपनी आस्था और पूर्वजों का सोच छोड़कर शांतिवादी बनने के लिए मना लिया। इन राजाओं के पास अपने क्षेत्रों और वहां के लोगों पर पूरी शक्ति थी। वह फिर कहता है कि छिपकली जैसे लोग धरती पर राज करने की साजिश कर रहे हैं और सभ्यता को पुराने तौर तरीकों पर लाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए वे कुछ खास जादू और धर्मों का इस्तेमाल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं। जहां अधिकतर लोग ऐसी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, वहीं कुछ लोग हाइपरबोरियन ज्ञान की थ्योरीज को सच मानते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लोग इन थ्योरीज से सहमत हैं। कुछ दावा करते हैं कि उन्होंने उस समय की झलक या डरावने सपने देखे हैं। चैनल के 71,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और गुरुमुगलिया इसके एक पंथ में बदलने को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इसमें अजीब विश्वास और एक व्यक्ति है जो सबको अपनी दिशा में ले जा रहा है। नंबर 3, कुछ यूट्यूबर्स द्वारा गढ़े गए साजिशी सिद्धांत इतने अजीब और अविश्वसनीय होते हैं कि वे हंसने लायक लगते हैं, फिर भी कई लोग बिना सबूत उन पर विश्वास कर लेते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण 2019 में देखने को मिला, जब एक यूट्यूबर ने लोकप्रिय चक ई चीज रेस्टोरेंट चेन को निशाना बनाते हुए वहां बिकने वाली पिज्जा के बारे में कुछ चिंताजनक और सनसनीखेज दावे किए। उस साल साजिशी सिद्धांतों वाले यूट्यूबर शेन डॉसन ने एक वीडियो सीरीज अपलोड की, जिसमें उन्होंने अपनी मानी हुई साजिशें बताई। उन्हें पता चला कि चक ई चीज बिना खाए पिज्जा के स्लाइस इकट्ठा कर उन्हें दोबारा गर्म करके ग्राहकों को बेच रहा है। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट्स में धांधली आर्केड गेम्स थे और कुछ फ्रेंचाइजेज में नाबालिगों को जुए में शामिल किया जाता था। इसे साबित करने के लिए उन्होंने चक ई चीज की शाखा जाकर अपनी खोजबीन के नतीजे यूट्यूब पर साझा किए। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ स्लाइस पिज्जा ऑर्डर किए और तुरंत देखा कि वे मेल नहीं खाते थे। वे मानते थे कि हर स्लाइस एक जैसा होना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। कुछ दर्शकों ने तुरंत यह बात कही कि पिज्जा इंसान के हाथों से काटा जाता है, मशीन से नहीं, और कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यही उम्मीद करेगा कि स्लाइस के आकार में फर्क होगा। बहुत लोग उनसे सहमत थे और बोले कि उन्होंने भी पहले यह देखा है। इसका एक ही कारण हो सकता है, पिज्जा स्लाइस का फिर से बेचना। डॉसन के चैनल पर 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर थे
जिससे गूगल पर चक ई चीज से जुड़ी सर्च क्वेरीज बढ़ गईं और बिना सबूत भी कई लोग इस थ्योरी को सच मानने लगे। वीडियो ने जल्दी ही 10 मिलियन व्यूज पार कर लिए और दूसरे यूट्यूबर्स ने भी इस विषय पर अपने अपने वीडियो पोस्ट करने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने डॉसन के दावों का समर्थन किया, जबकि दूसरों ने यह बताया कि इस तरह की सोच कितनी हास्यास्पद है। चूंकि लाखों लोगों ने इस विषय पर गूगल पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था, इसलिए चक ई चीज को लगा कि उन्हें इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहिए और उन्होंने एक बयान जारी किया। प्रवक्ता ने कहा कि यह साजिश सिद्धांत झूठा है और स्थिति को हल्के में लिया। उन्होंने बताया कि चक ई चीज के पिज्जा ऑर्डर मिलने पर हर रेस्टोरेंट में तैयार किए गए ताज़ा आटे से बनाए जाते हैं। इसका मतलब है कि हर पिज्जा का आकार अलग होता है, यहाँ तक कि उन्हें काटने से पहले भी। और यही वजह है कि डॉसन जिन असमान स्लाइसों की बात कर रहे थे वे दिखाई देती हैं। ये वीडियो उस समय पोस्ट किया गया था जब YouTube अपने प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रही साजिशी थ्योरीज को रोकने की कोशिश कर रहा था और ये घोषणा की गई थी कि वो अब अपने दर्शकों को साजिशी थ्योरीज वाले वीडियो की सिफारिश नहीं करेगा। ये कदम गलत जानकारी और झूठी खबरों के तेजी से फैलाव को रोकने के लिए उठाया गया था। प्लेटफॉर्म ने साजिशी थ्योरीज वाले वीडियो को पूरी तरह बैन नहीं किया क्योंकि वे इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं और नुकसान न पहुंचाने वाले कंटेंट की अनुमति देते हैं। वीडियो के बाद चक ई चीज ने डॉसन के खिलाफ मुकदमा करने की धमकी दी और चेतावनी दी गई कि अगर वह इस थ्योरी को फैलाना जारी रखते हैं जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नंबर 2, डेविड डोब्रिक शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म वाइन पर मशहूर हुए, जो अब बंद हो चुका है। इसे टिकटॉक का पूर्वज कहा जाता था, लेकिन प्लेटफॉर्म फेल होने पर डेविड डोब्रिक ने यूट्यूब पर कंटेंट डालना शुरू किया। 2015 में डेविड डोब्रिक ने व्लॉग स्क्वाड टीम के साथ व्लॉग्स पोस्ट करने शुरू किए। उसके कॉमिक वीडियो से वह जल्दी ही 18 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर पा गया और उसे जेन जेड का जिमी फॉलन कहा गया। हर वीडियो करीब 4 मिनट 20 सेकंड का होता था, जिसमें स्क्वाड के सदस्य लॉस एंजलिस में लोगों पर प्रैंक करते दिखते थे। क्लिकबेट टाइटल से उसे बहुत व्यूज मिले, लेकिन कुछ लोग उसे और उसकी स्क्वाड को परेशान मानने लगे। जल्द ही अफवाहें भी फैलने लगी कि सब कुछ जैसा दिखता है वैसा नहीं है। अब तक डोब्रिक को युवा ऑडियंस को टारगेट करने वाले विज्ञापन दाताओं से काफी पैसे मिल चुके थे। उसने $9 मिलियन से ज्यादा की आलीशान हवेली खरीदी, जिसमें स्पा, 6 बेडरूम, 7 बाथरूम, आउटडोर किचन और बारबेक्यू सेंटर है। डोब्रिक का यूट्यूबर के रूप में करियर बेहद उज्जवल लग रहा था, लेकिन 2021 में सब कुछ बहुत जल्दी बदल गया। मार्च में कैट टिनबार्ग ने बताया कि स्क्वाड के खिलाफ उनके वीडियो शूट के दौरान हुई घटनाओं के चलते कई शिकायतें दर्ज हुईं। एक वीडियो में स्क्वाड के एक सदस्य फ्रांसवा को यह सोचकर धोखा दिया जाता है कि वो एक महिला को किस कर रहा है, जबकि असल में वो अपने साथी यूट्यूबर जेसन नैश को किस कर रहा होता है। शुरुआत में प्रैंक को हल्के में लिया गया, लेकिन बाद में उसे लगा कि उसका मनोरंजन के लिए फायदा उठाया गया और उसकी इच्छा के खिलाफ अस्वीकार्य स्थिति में डाला गया। पूर्व सदस्य निक कसवानी, जो बौनेपन से पीड़ित है, ने बताया कि स्क्वाड के लोग उन्हें अक्सर तंग करते थे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें खुद को बेकार महसूस कराया गया क्योंकि उनके साथ पंचिंग बैग जैसा व्यवहार किया जाता था और आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास अब उनके वीडियो में दिखने का कोई कारण नहीं है। इसके बाद एक महिला द्वारा और भी गंभीर आरोप लगाए गए, जिन्होंने खुलासा किया कि स्क्वाड के एक सदस्य ने उन पर हमला किया था और इसके परिणाम लगभग तुरंत ही सामने आ गए। डोरडैश, डॉलर शेव क्लब और EA स्पोर्ट्स सहित कई ब्रांड्स ने डोब्रिक और उनके चैनल से संबंध तोड़ लिए। हेलो फ्रेश के प्रवक्ता ने कहा कि वे अब डोब्रिक या उनके स्क्वाड से काम नहीं करेंगे और आगे भी ऐसी कोई योजना नहीं है। सीडगीक ने भी यही किया और डोब्रिक ने डिस्पो फोटो शेयरिंग ऐप के बोर्ड से हटने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बोर्ड में रहना ऐप की ग्रोथ रोक सकता है, इसलिए उनके बिना ऐप बेहतर चलेगा। उन्होंने फ्रांसवा से माफी मांगी एक वीडियो में, जिसे उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड किया, और कहा कि उस मामले में उनसे गलती हो गई थी। उन्होंने आगे कहा कि अब उन्हें अपने टारगेट से सहमति लेना कितना जरूरी है इसका एहसास हो गया है और उन्हें अपने स्क्वाड के कई सदस्यों से रिश्ता तोड़ना पड़ा। एक फॉलो अप वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्हें उस महिला द्वारा लगाए गए आरोपों पर विश्वास है जिसने हमले की रिपोर्ट की थी और उन्हें एहसास हुआ
कि उन्हें कभी भी उसे और उसके दोस्तों को वीडियो शूट पर बुलाना ही नहीं चाहिए था। आज डॉबर वीडियो बनाते हैं और लॉस एंजलिस में उनका पिज्जा रेस्टोरेंट भी है। नंबर 1, ऑफ द ग्रिड इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं कि मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और आधुनिक सुविधाओं को छोड़ना ही जीने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि ये कुछ हद तक सच है, लेकिन कई इन्फ्लुएंसर्स उतने ईमानदार नहीं रहे जितना उन्होंने दावा किया था। इन चैनलों के यूट्यूब वीडियो आमतौर पर घर या संरचनाओं के निर्माण से जुड़े होते हैं। इनमें बिजली या आधुनिक मशीनों का उपयोग नहीं होता। ये जीवन शैली केवल निर्माण तक सीमित नहीं है। वे ऑफ द ग्रिड जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं, जिसमें लोगों को तकनीक से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है, जैसे मोबाइल फोन छोड़ना, असली लोगों से मिलना और सोशल मीडिया से दूर रहना। ऑफ द ग्रिड चैनलों में प्योर लिविंग फॉर लाइफ सबसे आगे था। ये चैनल जेसी स्टैफर्ड और एलिसा क्राफ्ट के पास था, जो साथ रहते थे पर शादीशुदा नहीं थे। ये चैनल एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल व्लॉग के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने इडाहो जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। लेकिन उन्होंने यह इलाका कई और वजहों से चुना। वे बिल्डिंग इंस्पेक्टर से बचना चाहते थे और राज्य में वैक्सीन छूट मिलने के कारण इसे बच्चों के पालन के लिए उपयुक्त मानते थे, क्योंकि वे भी वैक्सीन के खिलाफ थे। इस जोड़े ने कहा कि वे ऑफ द ग्रिड रह रहे थे, लेकिन पता चला कि उनका घर शहर की पानी पाइपलाइन से जुड़ा था। वे वाईफाई का इस्तेमाल करते थे, उनके पास बिजली थी और वे शहर की सीवर लाइन से जुड़े हुए थे। उनके पास फोन था, वे खाना पकाने के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते थे। और बाद में उन्होंने कहा कि जब उन्हें एहसास हुआ कि सोलर पावर व्यावहारिक नहीं है, तो उन्होंने बिजली का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैसे जैसे घर का निर्माण आगे बढ़ा, उनके सब्सक्राइबर बढ़े, लेकिन बाद में पता चला कि लकड़ी का ढांचा प्रोफेशनल टीम ने बनाया था। इसके बाद उन्होंने घर के निर्माण में स्ट्रक्चरल इंसुलेटेड पैनल्स का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन निर्माता के निर्देशों का पालन नहीं किया। दीवार के पैनलों में बड़े गैप थे और इस ओर इशारा करने वालों को चैनल तुरंत ब्लॉक कर देता था। प्रोजेक्ट बढ़ने पर उन्हें स्पॉन्सरशिप मिली और अच्छा पैसा कमाया, लेकिन जब दर्शकों ने उनकी बातों में अंतर और निर्माण प्रक्रिया में हुई गलतियों की ओर इशारा करना शुरू किया, तो जेसी और एलिसा ने ब्रेक लेने का फैसला किया। जेसी ने प्लेन खरीदा और उड़ान सीखने का सोचा। जल्द ही चैनल पर इस जोड़े की नई महंगी खरीदारी दिखाने वाले वीडियो आने लगे, जिससे आलोचना बढ़ी, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने कहा था कि उन्हें आधुनिक सुविधाएं नहीं चाहिए। जब एलिसा गर्भवती हुई तो घर का काम रुक गया और चैनल पर 2019 में ही नए वीडियो आए। फिर से वे वीडियो जेसी और एलिसा के थे, जिसमें वे अपनी नई चीजें और खरीदारी दिखा रहे थे। आखिरी झटका तब आया जब जेसी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उसने अपने सब्सक्राइबर्स की आलोचना की कि वे उसकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बदतमीजी कर रहे हैं। उसने जे दे दिया नाम से लॉगिन कर जो भी उसकी या एलिसा की आलोचना करता उसे गालियां देने लगा। इस जोड़े का फर्जी होना उजागर हुआ और पता चला कि वे जिस संपत्ति की बात कर रहे थे वहां कभी नहीं रहे, जिससे बाकी ऑफ द ग्रिड चैनलों की विश्वसनीयता भी सवालों में आ गई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।